अगस्त 1942 का महीना था। भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ चुका था। पूरे देश में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और पूरे देश में भारत छोड़ो का नारा गूंज उठा। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया और भी क्रूर होती गई और इसके बाद जो हुआ वह बर्बर दमन था, जिसके चलते अभूतपूर्व हिंसा, लाठीचार्ज और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर निर्मम गोलीबारी हुई। पूरा देश जल्द ही आग की लपटों में घिर गया और हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा शहर कसौनी भी इससे अछूता नहीं था। इस बर्बर उथल पुथल के बीच नरेन और रज्जो की पहली मुलाकात हुई और वे प्यार में पड़ गए। एक ऐसा प्यार जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा प्यार जो जुनून और आज़ादी की उस आग में जलकर राख हो गया जो पूरे देश में फैल गई। क्योंकि यही वह भाग्यशाली समय भी था जब साहसी और जोशीले शुभांकर के नेतृत्व में समर्पित क्रांतिकारियों का एक समूह अपने शपथ प्राप्त मिशन की तलाश में कसौनी में स्वतंत्रता संग्राम की भावना लेकर आया था। व्यक्ति मायने नहीं रखते, सिर्फ उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता मायने रखती है। और इस तरह एक अमर गाथा शुरू हुई, आज़ादी की, कर्तव्य की, संघर्ष की, बलिदान की और प्रेम की। 1942 अ लव स्टोरी। फिल्म के मूल गीत आर.डी. बर्मन ने लिखे थे और बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे। आर.डी. बर्मन ने अपना आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जीता और जावेद अख्तर ने सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कुमार सानू ने लगातार 5वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता और कविता कृष्णमूर्ति ने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जो उनकी हैट्रिक का पहला पुरस्कार था। यह अवार्ड उन्हें 1995 में मिला था। अब हैट्रिक की बात चली है तो बाकी 2 गीतों का जिक्र भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फिल्म फेयर अवार्ड कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म याराना के गीत मेरा पिया घर आया ओ राम जी के लिए मिला था। तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें गीत आज मैं ऊपर आसमान नीचे फिल्म खामोशी म्यूजिकल के लिए मिला। आज से लगभग 30 साल पहले फिल्म 1942 एक लव स्टोरी रिलीज हुई थी। इसके भावपूर्ण गीतों ने आर.डी. बर्मन की संगीत प्रतिभा को एक बार फिर उजागर किया। दुर्भाग्य से वे अपने जादुई संगीत की स्थायी सफलता को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। जब कोई खेल जगत का दिग्गज खिलाड़ी संन्यास लेने का फैसला करता है तो प्रशंसक अपने आदर्श को आखिरी बार खेलते हुए देखने के लिए टिकट हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि शोबिज में ऐसा नहीं होता। मनोरंजन के व्यवसाय में लगे लोगों के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। वे या तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं या फिर बस गुजर जाते हैं, जिससे प्रशंसक दुखी हो जाते हैं। विधु विनोद चोपड़ा की 1942 एक लव स्टोरी की रिलीज से पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। संगीतकार आर.डी. बर्मन, जिन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता था, चोपड़ा की इस महान कृति के स्क्रीन पर आने से 3 महीने पहले 4 जनवरी 1994 को उनका निधन हो गया था। बर्मन डिप्रेशन में चले गए थे और जब वे अपने जादुई संगीत को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें लगातार दिल का दौरा पड़ा। पंचम दा के निधन से व्यापार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में बर्मन का कभी राज हुआ करता था, उस इंडस्ट्री ने उनके आखिरी दिनों में उन्हें लगभग नजरअंदाज कर दिया था। बर्मन के साथ जो व्यवहार किया गया, उसने कुछ मायनों में उन्हें उनके अंतिम दिनों में एक मजबूत इंसान बनाया और शायद इसी बात ने उन्हें यह साबित करने की चुनौती दी और उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा कभी फीकी नहीं पड़ती। ये झिझक के साथ कहा जा सकता है कि अगर बर्मन का जादुई स्पर्श न होता तो यह फिल्म इतनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाती। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हिंदी फिल्म उद्योग ने बर्मन को छाया में धकेलना शुरू कर दिया। गुलजार, उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक और कई फिल्मों और संगीत एल्बमों में सहयोगी बर्मन के साथ काम करना जारी रखने वाले कुछ लोगों में से एक थे और संगीत के उस्ताद ने उन्हें निराश नहीं किया। इजाजत और लिबास में बेशकीमती रत्न लेकर आए। बाद वाली फिल्में कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसके संगीत ने इस फिल्म को अमर बना दिया। विधु विनोद चोपड़ा उन नए फिल्म निर्माताओं में से एक थे
जिन्होंने बर्मन पर भरोसा करना जारी रखा। 1942 अ लव स्टोरी से 5 साल पहले बर्मन और चोपड़ा पहली बार फिल्म परिंदा के लिए साथ आए। परिंदा में बर्मन के भावपूर्ण संगीत ने चोपड़ा को एक बार फिर उनके पास जाने के लिए राजी कर लिया। इस समय बर्मन के पास कुछ ही प्रोजेक्ट थे, लेकिन चोपड़ा ने उनसे बहुत उम्मीदें लगाईं और बर्मन ने उन्हें निराश नहीं किया। बर्मन की यह आखिरी फिल्म एक फिल्म निर्माता के रूप में चोपड़ा की सबसे बेशकीमती ट्रॉफी बन गई। फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के बारे में अनगिनत किंवदंतियां हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मनीषा कोइराला का माधुरी दीक्षित की जगह लेना और आमिर खान का फिल्म की मुख्य भूमिका का प्रस्ताव ठुकराना। वास्तव में गीतकार जावेद अख्तर ने शुरू में माधुरी को ध्यान में रखते हुए एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गीत लिखा था। हालांकि माधुरी के शेड्यूल में टकराव हुआ और उन्होंने इसे छोड़ दिया। दूसरे ऑडिशन के बाद ही यह भूमिका मनीषा को मिली, क्योंकि चोपड़ा ने उन्हें पहले ऑडिशन के बाद भयानक अभिनेत्री कहकर अस्वीकार कर दिया था। दूसरी ओर आमिर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि कहानी उन्हें पसंद नहीं आई। अनिल कपूर चोपड़ा की दूसरी पसंद थी, लेकिन अनिल इस काम को करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। अनिल ने कहा कि वह एक प्रेम कहानी में रोमांटिक लीड की भूमिका निभाने के लिए उम्र में थोड़ा बड़े लगेंगे। फिर बर्मन के गाने ने काम कर दिया। चोपड़ा ने अनिल के फैसले का विरोध किए बिना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि धुन बजाई, और अनिल को यह इतनी मधुर लगी कि वह फिल्म करने से खुद को रोक नहीं पाए। और आज भी जब यह गाना बजाया जाता है तो यह उतना ही ताज़ा लगता है जितना 30 साल पहले था। इस गाने के लिए कुमार सानू, जिन्होंने उस समय तक खुद को एक पार्श्व गायक के रूप में स्थापित कर लिया था, ने पहली बार बर्मन के साथ काम किया। एक ऐसी याद जिसे गायक एक ही सांस में संजोता है और पछतावा करता है, ये देखते हुए कि यह आखिरी बार भी था जब दोनों एक साथ आए थे। दिलचस्प बात यह है कि पंचम दा एक युवा आवाज का उपयोग करना चाहते थे। सोनू निगम, जो अभी भी उद्योग में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और टीवीएस सारे गामापा के मेजबान के रूप में लोकप्रिय थे, ने बर्मन का ध्यान आकर्षित किया था। दुर्भाग्य से सोनू निगम कुछ महीनों के लिए दिल्ली गए थे और उन्हें ढूंढ पाने में असमर्थ पंचम दा ने कुमार सानू को चुना। हालांकि वह कुमार सानू के बारे में भी उतने ही आश्वस्त थे। पंचम के सबसे वफादार दोस्तों में से एक और 1965 से उनके सहायक संगीतकार दिवंगत भानु गुप्ता ने एक बार कहा था कि एक बार पंचम ने मारुति राव की ओर मुड़ते हुए कहा था, चल इसको बनाते हैं। किसी तरह हमें लग रहा था कि फिल्म का संगीत हिट होगा और उसके बाद कुमार सानू नंबर 1 गायक बन जाएगा। एक इंटरव्यू में बर्मन के सैक्सोफोनिस्ट और मुख्य संगीत संयोजक दिवंगत मनोहर सिंह ने बताया, पंचम के संगीत में एक अनोखी बात थी। वह इतने सारे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इतने माहिर थे कि हर ध्वनि को अलग से पहचाना जा सकता था। किसी भी वाद्य यंत्र की ध्वनि कभी दूसरे से ओवरलैप नहीं होती थी, इसलिए हमें उनके साथ बजाते हुए इतना गर्व महसूस होता था और हम उनके प्रति वफादार थे। इसका एक उदाहरण फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के संगीत में भी पाया जा सकता है। पंचम ने अपने पिता एस.डी. बर्मन के क्लासिक आन मिलो का इस्तेमाल किया, जिसे महान गायिका गीता दत्त ने देवदास 1555 में गाया था और इसे कुछ न कहो गाने के हिस्से के लिए फिर से बनाया। पंचम की प्रतिभा फिल्म के संगीत तक ही सीमित नहीं थी। उनकी क्लास का प्रमाण फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में भी देखा जा सकता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उनके म्यूजिक अरेंजर्स मनोहरी सिंह और बासुदेव चक्रवर्ती ने रिकॉर्ड किया था, जिन्हें बासु मनोहारी के नाम से जाना जाता है। पंचम न तो फिल्म देखने के लिए जीवित रहे और न ही वे फिल्म के म्यूजिक लॉन्च में शामिल हो सके। एक दुखद किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। विधु विनोद चोपड़ा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद रैपअप पार्टी थी और हमने एक बड़ी पार्टी रखी थी। आयोजन स्थल एक फिल्म के सेट जैसा लग रहा था और हमारे पास एक रेड कारपेट भी था। हर जगह रोशनी थी और आयोजन स्थल सजाया गया था और फिल्म के गाने बजाए जा रहे थे। पंचम दा ने अपनी फीट कार गेट के सामने खड़ी की और हाथ हिलाते हुए नीचे उतरे और अंदर जाने लगे। उनके चेहरे पर उपलब्धि का भाव साफ झलक रहा था। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बार फिर यह कारनामा कर दिखाया है।
उन्हें लगा कि फिल्म का म्यूजिक भी उसी समय रिलीज होगा, और जब चोपड़ा ने उन्हें बताया कि एक अलग इवेंट होगा तो वे नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। विधु विनोद चोपड़ा को आज भी इस बात का अफसोस है कि उन्होंने उस दिन इसका म्यूजिक रिलीज नहीं किया। ये उन कुछ फिल्मों में से एक थी जिसमें पंचम ने आशा भोसले को किसी भी गाने में इस्तेमाल नहीं किया था। कुमार सानू ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए लगातार 5वां सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जबकि कविता कृष्णमूर्ति ने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता, और बर्मन ने अपना तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, लेकिन वह दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहे। पंचम दा के बारे में करने के लिए इतनी बातें हैं कि ऐसे सैकड़ों वीडियो भी बनाए जाएं तब भी बातें खत्म नहीं होंगी। खैर, पंचम दा की बातें किसी और वीडियो में भी करेंगे। अगर यह वीडियो इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें व इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आपको हमारे सभी वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। और हाँ, वीडियो को अपने सभी जानने वालों से शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जीवन का आनंद लें। मैं दिनेश, आपका दोस्त, मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।